शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। बच्चों, ये मैं एसएससी भर्तियों पर ये वीडियो बना रहा हूँ, स्पेशली वो जो सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ की जो वैकेंसीज हैं, इनको अगर आप टारगेट करते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि इसको एग्जाम आने के बाद टारगेट नहीं किया जा सकता। ये तो लक्ष्य हमें अपने ग्रेजुएशन करते करते ही सेट कर लेने चाहिए कि भाई मुझे सीजीएल निकालना है, तो मैं ग्रेजुएशन में ही उसकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन लास्ट ईयर में तो करना शुरू कर दूं। अगर ग्रेजुएशन कर ली है उसके बाद ही करना चाह रहे हो तो भी आपको फिर इतना मतलब पेशेंस जरूर रखना है कि कम से कम 1-1.5 साल तो मेरा इधर जाएगा ही जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं फॉर्म आ जाएगा तब मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा और फिर मैं सीजीएल निकाल लूं, या मेरा सीजीएल फिर क्यों नहीं हुआ, मैं तो बहुत होशियार था, तो ये बच्चे फिर पॉसिबल ही नहीं है इतनी जल्दी से सीजीएल जैसा एग्जाम निकालना, और वो भी आज के कंपटीशन में। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर आप सीजीएल या सीएचएसएल या सीपीओ भी इस तरह के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो निश्चित तौर पर आपको एक पेशेंस अपने अंदर लाना ही होगा और एक समय रहते हुए तैयारी शुरू कर देनी होगी, क्योंकि यहाँ तैयारी एक समय रहते शुरू कर देने का एक फायदा है कि भाई एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ ये ऐसे एग्जाम है कि जो हर साल होने ही होने हैं और जिसका कैलेंडर भी फिक्स है कि कब फॉर्म आएंगे, कब एग्जाम होगा, कब फिजिकल होगा, सीपीओ में फिजिकल भी है, तो ये सब कुछ तय है। कब टीयर 1 होगा, कब टीयर 2 होगा, ये सब तय है। अगर ये लक्ष्य सामने हो, पता भी है कि भैया ये पढ़ना है और ये भी पता है कि ये तब वैकेंसी आएंगी, तो फिर आप अगर नहीं कर पाते हो या आप अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हो या कमजोर रह जाते हो या फॉर्म आने के बाद तैयार करते हो, ये सिर्फ आपकी गलती है और कोई इसका जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी भर्तियां होती हैं जिनका पता ही नहीं होता बच्चों को एक्चुअल में कि कब फॉर्म आएंगे। तो भाई वो तो चलो समझ आता है कि फॉर्म आने के बाद तैयारी करेंगे, पर ये ऐसा एग्जाम है ही नहीं बच्चों। इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। इस सारी बातों का सार ये है कि आप केवल ये मत सोचे कि कब कैलेंडर आएगा, कब फॉर्म की डेट होगी। नहीं, मुझे पता है कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ के लिए मुझे मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो मैं इन पे काम करना शुरू कर देता हूँ। बच्चों, ये मालूम है कि जैसे इस बार का अगर मैं बोलूं कि सब इंस्पेक्टर के फॉर्म वॉर्म तो सब कुछ भर चुके हैं, लेकिन इसका जो एग्जाम की डेट है वो भी क्लियर कर दी गई है कि 27 जून से पहले ये मई में होने थे एग्जाम, 9, 10, 13 मई को, लेकिन अब इनको 27, 28 और 29 जून को कर दिया गया है एसएससी सीपीओ के। ये भाई बहुत अच्छा टाइम मिल गया आपको, करीब 45-50 दिन का। ये सीएचएसएल की भी अगर मैं बात करूं तो इसका अभी फॉर्म चल रहे हैं सीएचएसएल के। सीजीएल के भी आए नहीं है, वो भी बताऊंगा कब आने वाले हैं। 8 अप्रैल से 7 मई लास्ट डेट है, तो आज से ही करीब करीब 5-7 दिन बचे हुए हैं। इनको आप अपना अगर फॉर्म नहीं भरा है तो सीएचएसएल मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, तो इसका मतलब है 10+2 अगर आपने कर रखी है, चाहे आर्ट से, साइंस से, कॉमर्स से, फर्क नहीं पड़ता, आप ये फॉर्म भर सकते हो। और इस पे डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है ऑलरेडी कि भाई क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको सीएचएसएल के लिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th जुलाई, यानी 1 से 12 जुलाई के बीच में आपका सीएचएसएल के एग्जाम खत्म हो चुके होंगे। टीयर 1, टीयर 2 की अभी डेट कैलेंडर में शायद होगी, मैं दिखा भी देता हूँ। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर बच्चों एमटीएस भी एक वैकेंसी आने वाली है 7 मई को। जैसे ही उसकी क्लोजिंग होगी तो 7 मई को, थोड़ा बहुत आगे पीछे चल रहे हैं डेट से 1-2 हफ्ते, है ना, तो हो सकता है 14-15 मई तक आए। और जो सीजीएल है ये 11 जून को आ रहा है, 11 से 20 जून के बीच में आई थिंक आ जाएगा, जितना ये थोड़ा बहुत देर सवेर भी हुए तो। और इनका जो एग्जाम है मंथ का सीजीएल का, वो सितंबर अक्टूबर में होगा। तो आपको सारे टारगेट आपके हिट है कि भैया ये मुझे करना है और ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। स्टेनोग्राफर या कांस्टेबल जीडी वो आगे दिया हुआ है सारा कैलेंडर में, ये सब कुछ। अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। जिन लोगों ने भी एसएससी सीपीओ का फॉर्म भरा हुआ है, एसएससी सीपीओ में बच्चों, एसएससी सीपीओ के लिए किसी बच्चे ने आरटीआई लगाई और
अब ये 30 अप्रैल का ही जवाब है, यानी आज ही का जवाब है। आज का ही जवाब दिखा रहा हूं, कितने फॉर्म भरे गए हैं ये पूछा है बच्चे ने। तो भाई इसमें बताया गया है 7,34,159 फॉर्म इसके अंदर भरे गए हैं। साथ में ये भी बताया है कि 1,22,112 जनरल कैटेगरी में फॉर्म है, ये सीपीओ के हैं भाई, ठीक है। और 1,69,000 कुछ एससी के हैं, 87,000 फॉर्म एसटी के हैं, और 2,86,982 ओबीसी के फॉर्म हैं, 68,000 कुछ ईडब्ल्यूएस के फॉर्म हैं, और एक्स सर्विसमैन ने भी 10,000 एक्स सर्विसमैन ने भी इसमें फॉर्म डाला है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इसमें भर नहीं सकते, इसलिए उनका कोई फॉर्म नहीं है। तो ये सीपीओ का रिकॉर्ड है। जबकि मैं पिछली बार का बताऊं, इस बार तो वैकेंसी भी 3700 प्लस है, पिछली बार वैकेंसी भी 1700-1800 थी, और फॉर्म 8 लाख कुछ थे, और सीपीओ के इस बार फॉर्म 7,34,000 है। फॉर्म कम हुए हैं, वैकेंसी डबल से भी ज्यादा हुई है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वैकेंसी 1700 नहीं, 2000 के आसपास थी, ठीक है, ये 3700 है, तो करीब करीब डबल वैकेंसी हुई है, फॉर्म 1 लाख घट गया है। तो ये सीपीओ वाले छोटी सी खुशी यहाँ मना सकते हैं, पर एग्जाम तब भी पढ़ने से ही क्लियर होगा। आगे बात करूं कि बच्चों बहुत सारे पूछते हैं कि सर क्या टीयर 1 और टीयर 2 दोनों ही एग्जाम एक साथ टारगेट किए जा सकते हैं? भाई देखो, ये कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं है कि भाई यहाँ पर प्रीलिम्स अलग आता है और मेंस बिल्कुल ही अलग, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव होता है, वो राइटिंग होता है। भाई यहाँ तो सभी में मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश ही आते हैं, बस थोड़ा बहुत लेवल में अंतर आ जाता है। अब सीपीओ चलो अलग आता है, सीपीओ में 200 की इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश तो आपको वहां भी पढ़नी पड़ेगी ना। अब जो सीपीओ दे रहा है, ऐसे बहुत ही कम चांस है कि जो सीपीओ दे रहा है वो सीजीएल और सीएचएसएल नहीं दे रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भाई आपको 4 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और कोई देगा भी क्यों नहीं, कि चीजें वही है, एग्जाम में वही आना है। अगर कोई बच्चे को हाइट फिट है, फिजिकल फिट है, और वो सीपीओ दे रहा है, तो भाई वो सीएचएसएल सीजीएल में तो ये नीड भी नहीं है, तो वहां तो वो देगा ही देगा, है ना, वहां तो कोई फिजिकल की नीड भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के बच्चों, इनकी तैयारी हमेशा एक साथ ही की जाती है। इनमें ये नहीं देखा जाता मैं टीयर 1 के लिए पढ़ रहा हूँ या टीयर 2 के लिए, बस मुझे ये देखा जाता है कि मैं एक बार इंग्लिश को कंप्लीट कर लेता हूँ अच्छे से, एक बार मैथ्स को अच्छे से, एक बार जीएस को, और एक बार इंग्लिश को। अगर मैं ऐसे कर पाता हूँ तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। और इनको एक बार कंप्लीट करने के बाद जस्ट सिर्फ रिवीजन करना होता है, बार बार रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस। जो जितना ज्यादा कर लेगा वो उतना ज्यादा निखर जाएगा और सिलेक्शन ले जाएगा। रिवीजन प्रैक्टिस पे ध्यान ज्यादा देना, ये सोच के कि भाई केवल पढ़ाई से नहीं होगा, केवल कोर्स कंप्लीट करने से नहीं होगा। भाई यहाँ पर आपको आपको अपना रिवीजन और प्रैक्टिस लगातार करने पड़ेंगे। एक बार कोर्स कंप्लीट करने के बाद क्या करें? देखिए वही बात है, एक तो बच्चे प्रैक्टिस सेट्स, आप अगर YouTube पे पढ़े तो बार बार ये ना पढ़े फिर कि क्लास चल रही है मैथ्स की देख ही लेता हूँ, नहीं, प्रैक्टिस सेट्स चल रहे हैं तो ठीक है, वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्योंकि टीचर अगर मेहनती है तो फिर वो आपके लिए बिल्कुल छांट करके लाया है चीजें कि ऐसा प्रैक्टिस सेट करेगा बच्चा, तो जो रियल स्कोर उसका यहाँ आ रहा होगा ऐसा ही वहां कर देगा। तो अगर टीचर आपका भरोसेमंद है तो ठीक है, तो वो प्रैक्टिस सेट से बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा सकता है। प्लस मॉक टेस्ट, ये भाई मॉक टेस्ट तो संजीवनी है। शायद ही कोई बच्चा, एक बार जो भी बच्चा कोई भी आपके आसपास सेलेक्ट हुआ हो, कोई एक सिंगल बच्चा आप ये नहीं दिखा पाओगे कि ये बिना मॉक टेस्ट दिए ही सेलेक्ट हो गया। हर एक बच्चा मॉक टेस्ट देता ही है, क्योंकि इससे वो टाइम मैनेज सीखता है, वरना टाइम ही कम पड़ता रहेगा। क्योंकि इससे ना उसकी जो बौखलाहट है, पेपर देने की झंझनाहट है, घबराहट है, वो दूर होती है, क्योंकि वो रोज ऐसे टेस्ट दे रहा है, उसमें फर्क नहीं पड़ता, और इससे कॉन्फिडेंस भी आता है। बच्चे कहते हैं नहीं सर स्कोर कम आया तो डिमोटिवेट भी होंगे। भाई स्कोर कम आएगा ही नहीं जब आप मॉक टेस्ट देने की वास्तविक स्थिति में, तो क्योंकि आपका एक अपने अंदर से मन होगा कि मुझे मॉक टेस्ट देकर के खुद को चेक करना है, और वो चेक किए बिना अगर आप एग्जाम में चले गए तो फिर भाई बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि फिर आप अपना समय ही पूरा नहीं कर पाओगे वहां पर।